बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। गुज़िश्ता 2 दिन आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हुआ, कुछ तबीयत की नासाजी और कुछ निजी मसरूफियात जिनकी बुनियाद पे मैंने कहा कि थोड़ा वक्फा भी होना चाहिए। और आप भी देख देख के थक जाते हैं, हम भी बोल बोल के थक जाते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। लेकिन अब उस रेस्ट के बाद कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जी। पसे पर्दा पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ नए चेहरों की एंट्रियां हो रही हैं। लेकिन साथ साथ बड़ी खबर आ रही है बाबर और मोहम्मद रिजवान को लेकर के। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को हेड कोच ने हरी झंडी दिखाई है और उनकी वापसी के लिए उनको एक रोड मैप दे दिया है और वो अभी भी वापस आ सकते हैं। जी हाँ, T20 क्रिकेट में उनकी वापसी को लेकर के क्या उन्हें बताया गया, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि जनाब सरफराज अहमद के साथ सिकंदर बख्त, जी हाँ सीकू भाई, जो टीवी पे हमें नज़र आते थे, बड़ा क्रिटिसिज्म करते थे, सिलेक्शन पे भी बड़ा क्रिटिसिज्म उनकी तरफ से होता था। अब सरफराज और सीकू भाई दोनों को मिला के एक ऐसी कमेटी बनाई गई है कि जिसके जिम्मे बड़ा इंपॉर्टेंट काम लगा दिया गया है। क्या अब वो सीकू भाई वो सब कुछ कर पाएंगे कि जो टीवी पे बैठ के वो कहा करते थे कि इसको आना चाहिए, इसको नहीं आना चाहिए, वो क्या करेंगे? अब इसके ऊपर भी बात करेंगे आपके साथ। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान के एक ही कप्तान बनने जा रहे हैं तीनों फॉर्मेट में, कुछ इसके हवाले से भी खबर आ रही है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर खबर है कि सुफियान मुकीम और शाहीन शाह अफरीदी की पाकिस्तान के स्क्वाड में वापसी होने जा रही है बांग्लादेश के टूर में, इस पे भी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी, ज़रा बात करते हैं भारत की, जहां पे IPL कंक्लूड हुआ और 18 साल बाद विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB, ये टीम पहली बार चैंपियन बनने में कामयाब हुई। पंजाब की टीम को इन्होंने शिकस्त दी और उसके बाद वहां पर हुआ एक जश्न। वो जश्न जो है वो एक मातम बन गया वहां पर, क्योंकि उस जश्न के बीच में कम से कम 11 लोगों की डेथ हुई भगदड़ मचने से, और साथ में कोई 25 से 30 बड़े शदीद जख्मी हुए। लेकिन ये जब हो रहा था उस वक्त विराट कोहली और उनकी टीम एक जो जिसको कहते हैं ना कि विनिंग ट्रेड वो कर रही थी, और वो लोग जो थे वो परेड कर रहे थे, लोगों के सामने से गुजर रहे थे। उनको अब मसला क्या हुआ है कि अब उनको खबरें ये आ रही कि उनको बता भी दिया था कि लोग मर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली ने अपना वो जो परेड करते हैं, वो चैंपियंस परेड जो होती है, वो उन्होंने रोकी नहीं, उस प्रोग्राम को जारी रखा, जश्न जारी रखा। एक तरफ जश्न होता रहा और एक तरफ लोग मरते रहे, और इस सारे के बीच में अब बहुत शदीद किस्म के क्रिटिसिज्म का शिकार है बेंगलोर की टीम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम भी। विराट कोहली के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और साबिक क्रिकेटर भी कह रहे हैं कि भाई क्रिकेट से बड़ी चीज़ ज़िंदगी है, लाइफ इज़ बिगर देन क्रिकेट। ये खुद अब जो हैं वो बड़े बड़े सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं, और विक्रांत गुप्ता ने ये कहा है कि ये बहुत गलत हुआ है। IPL की जीत में 11 बेगुनाह लोग, मासूम लोग मारे गए हैं और उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इस इवेंट का जो डायरेक्टर था, कुछ और लोग जो थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन लोग मुतालबा कर रहे हैं कि असल गिरफ्तार करना था तो आप विराट कोहली को करते, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ और उसी की वजह से ये भगदड़ मची और उसी ने इस भगदड़ को मचने दिया और वो अपने जश्न को मनाते रहे। बहरहाल इस पे अब इंडिया में काफ़ी बातचीत हो रही है। ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है, ये बहुत बड़ी खबर थी
आरसीबी के लिए और विराट कोहली के लिए, क्योंकि वो 18 साल से लगातार एक ही फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं और उनकी मौजूदगी में उनकी फ्रेंचाइज चैंपियन नहीं बनी है। वो अपने कैरियर के आखिरी लम्हात में है, तो उनको ये एक बहुत बड़ा तोहफा एक किस्म का मिला है। और ये वो चीज़ थी कि जो उनकी उसमें नहीं थी, उनके रिकॉर्ड में नहीं थी, अब वो भी उनके आ गई, लेकिन इसका अंजाम जो है वो बड़ा खौफनाक हुआ है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट में खबर गुज़िश्ता 1-2 दिन से ये गर्दिश कर रही है कि आगा सलमान पे है किस्मत मेहरबान। पहले वो T20 के कप्तान बने, अब खबर ये आई थी कि उनको ODI का कप्तान भी बना दिया गया। उनको कह दिया गया कि मियाँ ODI के भी तुम कप्तान हो। और अब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, बासित अली जी ने ये दावा किया है कि जनाब उनको तो अब टेस्ट का भी कप्तान बनाया जा रहा है। हालांकि टेस्ट का कप्तान अगर हम बात करें तो इससे पहले सऊद शकील को बनाया जा रहा था और उनके हवाले से काफ़ी ये फैसला हो चुका था कि सऊद शकील जो हैं वो टेस्ट के कप्तान बनेंगे। मैं अभी भी ये बिलीव करता हूँ कि आगा को वाइट बॉल का कैप्टन बनाइए, गुड, वेल एंड गुड। ODI में भी बन जाता है तो कोई मुजायका नहीं है, T20 में भी तो वो ऑलरेडी कप्तान है। टेस्ट में उसको कप्तान ना बनाइए, टेस्ट में सऊद शकील को कप्तान बनाइए। सऊद शकील एक अच्छा कप्तान है। उसने अभी इवन T20 फॉर्मेट में आप उसकी बैटिंग के ऊपर बात कर सकते हैं, उसके स्ट्राइक रेट पे बात कर सकते हैं, बट बीइंग अ कैप्टन उसने ज़बरदस्त कप्तानी की है, शानदार कप्तानी की है। तो टेस्ट का कप्तान तो मेरे ख्याल में सऊद शकील होना चाहिए। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि टेस्ट का जो कप्तान है वो भी आगा सलमान को बनाया जा रहा है, यानी तीनों फॉर्मेट का कप्तान एक ही होगा। अब ये अच्छा फैसला होता है या बुरा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरी राय ये है कि दोनों फॉर्मेट का कप्तान ठीक है, आगा सलमान, लेकिन एक और कप्तान, आपको कप्तान तैयार करने चाहिए। क्योंकि आपके पास जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तो कोई ऑलरेडी तैयार कप्तान नहीं होता आपके पास। आप फिर तजुर्बे करते हैं, कभी इसको बना कभी उसको बना। तो ये मेरे ख्याल में बेहतर है कि एक कप्तान उधर तैयार होता रहना चाहिए कि अगर यहाँ कप्तानी में कोई मसला होता है तो आपके पास एक ऑप्शन हो कि आप उसको कम से कम ODI में ला सकें। T20 इज अ बिट डिफरेंट, लेकिन आप ODI में ला सकें। लेकिन बहरहाल कब ये खबरें आ रही हैं तो मैंने कहा इस पर भी बात कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आई है जी, और वो आई है कि सिलेक्शन कमेटी में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं और अजहर अली और असद शफीक और इवन जो हमारे अलीम डार साहब हैं, ये अब अपना ओहदा बरकरार नहीं रख पाएंगे। इसमें कुछ नए नाम आएंगे। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, और वो एक आई कि एक ऑब्जर्वेटरी कमेटी बनाई जा रही है जो सारी कमेटियों से ऊपर होगी। और इस कमेटी में अभी तक जो 2 नाम हैं सामने आ रहे हैं वो सरफराज अहमद और सिकंदर बख्त के नाम। और सिकंदर बख्त के बारे में ये बात की जा रही थी कि उनको सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया जा रहा है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि सिकंदर बख्त यानी सीकू भाई, और क्रिकेट के सिकंदर उनको कहा जाता है जियो के ऊपर, और साथ में हमारे सरफराज अहमद साहब, इन दोनों को एक ऑब्जर्वेटरी कमेटी का मेंबर बना दिया गया है। ये दोनों उसमें होंगे और इनका काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सारे मामला देखेंगे क्रिकेट के और ये तजावीज़ भी देंगे। प्लस जब कोई टीम सेलेक्ट करेगी सिलेक्शन कमेटी, जिसमें एक हेड कोच होगा, कप्तान होगा, आकिब जावेद के बारे में अभी भी खबर आ रही है कि वो सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा होंगे, तो जब वो टीम चुन ली जाएगी तो ये ऑब्जर्वेटरी कमेटी के सामने जाएगी, मुशाहिदा करेगी ये कमेटी, उसका जायज़ा लेगी और जायज़ा लेने के बाद फाइनल स्क्वाड ये अनाउंस करेगी। ये अब खबरें आ रही हैं। ये एक बहरहाल तजुर्बा किया जा रहा है, कमेटी खेला जा रहा है, फलां कमेटी वो कमेटी। मुझे लगता है कुछ क्रिकेटर्स को ओब्लाइज करने का मकसद है। और आपको पता है कि सीकू भाई बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, इसको क्यों डाल दिया आपने, उसको क्यों डाल दिया, क्रिकेट के लोगों को जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए, आपको पता ही नहीं है किसको क्या जिम्मेदारी मिले। तो अब वो पहले मोहम्मद यूसुफ बहुत बोला करते थे, उनको जिम्मेदारी मिल गई, आकिब जावेद बोला करते थे, उनको जिम्मेदारी मिल गई, और अब जो है वो इन दोनों को जिम्मेदारी दे दी गई है। ये कोई बुरी डेवलपमेंट नहीं है, अच्छी डेवलपमेंट है। जितना आप इसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे सिलेक्शन के प्रोसेस को,
तो उतना ही आपके लिए अच्छा है। दूसरी जानिब हमारे जो माइक हैसन साहब हैं, उन्होंने भी एक पॉडकास्ट किया है अभी हमारे एक क्रिकेटर जो हैं और साथ में कमेंटेटर बाजिद खान के साथ, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि मुझे एक सेल्फलेस टीम चाहिए, मुझे सेल्फलेस क्रिकेट चाहिए, मुझे टीम के लिए खेलने वाले लोग चाहिए कि जो टीम, जिनके लिए टीम फर्स्ट हो, अपना आप फर्स्ट ना हो। और इसमें वो यंगस्टर्स के ऊपर भी उन्होंने कहा, साथ में उन्होंने कहा कि बाबर और रिजवान जो हैं, ये दोनों जो हैं, और शाहीन शाह अफरीदी, ये तीनों लोग जो हैं, ये तीनों फॉर्मेट्स के लिए अवेलेबल है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाबर और रिजवान की T20 क्रिकेट ख़त्म हो गई है, तो वो ख़त्म नहीं हुई, उसमें वक्फा आया है। और अब ये जो रिसेंटली कैंप भी लगाया गया है, 22 लड़कों को बुलाया गया, उसमें उस कैंप में भी बाबर और रिजवान भी आए हैं और उनके साथ 1-on-1 मुलाकात की है माइक हैसन ने। और ख़बरें ये आ रही हैं कि माइक हैसन ने उनको कहा है कि मेरे लिए आप अभी भी अवेलेबल हो T20 क्रिकेट के प्लेयर्स के तौर पे, और मैं आपको देखना चाहता हूं वापस T20 क्रिकेट में, लेकिन आपको वो क्रिकेट खेलनी है जो क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने अब खेली है, यानी सेल्फलेस क्रिकेट और हाई वोल्टेज क्रिकेट। ये स्लो और डॉट बॉल्स वाली क्रिकेट नहीं हमें चाहिए। तो उसके लिए आप कोशिश करें, तैयारी करें, मेहनत करें और अपने स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करें, अपनी शॉट्स की जो जिसको आप कहते हैं ना कि उसमें वैरायटी लेके आएँ, उस शॉट्स की रेंज को बढ़ाएं। ये नहीं कि आप जस्ट वो ओडीआई वाली शॉट्स, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से निकल के आपको जो है वो ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। और इस हवाले से अब उनको टास्क भी दे दिया गया है, खुद वो ट्रेंड भी करेंगे। बाबर आजम के हवाले से ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं आपके नए हेड कोच, और वो ऑब्वियसली एक बड़ा नाम है, उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान क्रिकेट का एक आइकन है वो क्रिकेट का, ये कोई इसमें दो राय नहीं है। हाँ, T20 में वो स्ट्रगल करते हैं, T20 टाइप के प्लेयर नहीं रहे वो अब, तो अब अगर वो बन जाते हैं T20 टाइप के प्लेयर और माइक हैसन की मेहनत उनके ऊपर काम आ जाती है, तो भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। हमें बाबर आजम से कोई जाती, जिसको आप कहते हैं ना दुश्मनी है, ना मुखासमत है, कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर वो आए तो फिर वो खेल खेलें कि जो इस वक्त मॉडर्न T20 क्रिकेट में हो रही है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, जिसको सो कॉल्ड मॉडर्न डे क्रिकेट कहा जाता है, वो बाबर और रिजवान खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, वो नजर नहीं आ रहे। अब अगर इनको आना है तो रिकॉर्ड्स के ऊपर नहीं देखना, खेलना अपनी जात के लिए, एवरेज बनाने के लिए वो क्रिकेट नहीं खेलनी। आपको पहली गेंद से आके आपको वो क्रिकेट खेलनी है कि भले आप 20-25 पे आउट हो जाओ, लेकिन 8-10-9 गेंदों से ज्यादा आप लगाओ ना उसके ऊपर। ये नहीं है कि आप 50 बना जाओ और 35 गेंदें 40 गेंदें खेल के आप 50 बनाओ और 70-80 गेंदें खेल के आप 100 बनाओ, तो वो 100 ना कोच को चाहिए ना टीम को चाहिए। हाँ, आप 50 पे 100 बनाओ, मोस्ट वेलकम, हम आपको टीम का हिस्सा बनाएंगे, आप अच्छे प्लेयर हैं, टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको टेम्परामेंट बदलना पड़ेगा। और ये जो आपके ऊपर दावा किया जाता है कि जी आप सेल्फ के लिए खेलते हैं, सेल्फिशनेस है आप में अपनी ज़ात के हवाले से, ये नहीं होनी चाहिए, ये अब क्रिकेट में नहीं होगी। तो उनको, बाबर को, रिजवान को, शाहीन को, तीनों को ये हरी झंडी दिखाई गई है कि यू आर द पार्ट ऑफ द प्लान। दूसरी जानिब पाकिस्तान का अगला दौरा बांग्लादेश का है, जो अगले महीने है, जुलाई के 2-3 वीक में। पाकिस्तान ने वहां 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने, उसके बाद फिर वहीं से पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली रवाना हो जाएगा USA और वहां वेस्ट इंडीज के लिए, जहां पे 3 T20 और 3 ODI मैचेस पाकिस्तान ने खेलने। अब जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है उसमें कुछ क्रिकेटर्स की एंट्री होने जा रही है, उनको मौका दिए जाने का इम्कान है। और एक अच्छी खबर मेरे लिए यह है कि अब्दुल्ला शफीक को भी उसमें कंसीडर किया जा रहा है, अब्दुल्ला शफीक को भी टीम का हिस्सा बनाया जाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। जिस तरह से वो खूबसूरत खेलते हैं, कमाल खेलते हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो उनको मौका दिए जाने के इम्कान हैं, नॉट सो श्योर सो फार।
लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम को ज़रूर शामिल किया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दे दिया गया, उनको लाया जाएगा और साथ में सुफियान मुकीम को इसलिए लाया जाएगा कि बांग्लादेश में जो पिचेस हैं वो उसमें ऐसी टर्न होती है, बाउंस होती है और स्लो और लो होती हैं वो पिचेस कि वो स्पिनर्स के लिए बहुत साजगार होती हैं और दो प्रॉपर स्पिनर्स के साथ आप वहाँ की पिचेस पे जा सकते हैं, इसलिए अब उनको मौका दिया जाएगा। हम जो सोच रहे थे कि शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, वो एक टेक्टिकल चेंज थी कि लाहौर में स्पिनर्स बहुत ज़्यादा टीम में नहीं खेल सकते, स्पिनर्स को वो मदद नहीं मिलती, तो अब उनको टीम का हिस्सा दौराए बांग्लादेश के लिए बनाया जाएगा। सो ये एक अच्छी खबर है। लग रहा है कि थोड़ा सा टीम में तब्दीलियां आ रही हैं और ये जो हमारे हेड कोच हैं ये बड़ा सेंसिबल आदमी है, ये पागलपन का मुजाहरा नहीं करेगा, ये रोटेशन भी करेगा टीम के अंदर, प्लस जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको भी आजमाएगा, उसको भी मौका देगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे जितनी भी क्रिकेट है, वर्ल्ड कप से पहले पहले या एशिया कप अगर होता है तो उससे पहले पहले पाकिस्तान के पास काफ़ी मौका है कि वो अपनी तरजीही जो प्लेइंग 11 है वो भी बना ले और साथ में इतने ही पीछे आपके बैठे हुए हों कि जो उनकी जगह लेने के लिए तैयार हो। खुदा ना खास्ता कोई अनफिट हो जाता है तो ये ना हो कि आपका तो जनाब एशिया कप ही बढ़ गया, आपका T20 वर्ल्ड कप बढ़ गया, ये नहीं होना चाहिए। ये कम अज़ कम उसके आने से ये ज़रूर होना चाहिए। आई एम रियली हैप्पी विद माइक हैसन और मैं अगेन ये कहता हूँ, मुझे बाबर से, रिजवान से कोई ज़ाती मामला नहीं है। वो अच्छे प्लेयर हैं, ओडीआई के अभी भी वो बेहतरीन प्लेयर हैं, उनको ओडीआई में अभी भी बताया गया कि आप ओडीआई में बेफिक्र रहें, आप ओडीआई टेस्ट के टीम का हिस्सा हैं। T20 में अलबत्ता आपको इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, जितनी जल्दी ले आएंगे आपके लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।